हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। और ये जो फर्स्ट बुक है इसमें से ये लास्ट चैप्टर है जो आ रहा है, बिकॉज रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं वो आपके सेकेंड टर्म में हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग की कि आखिर ऑर्गेनाइजिंग जो है उसका मतलब क्या है। तो भी ऑर्गेनाइजिंग भी जो है ये भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग स्टेज पे प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजिंग जब आप करते हैं या मैनेजर्स करते हैं तो उसका मतलब एक सिंपल सा होता है कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऑर्डरली फॉर्म में रख रहे हैं, यानी चीज़ें आप अरेंज कर रहे हैं एक ऑर्डर में, जिससे कि रिसोर्सेज का मोस्ट एफिशिएंट यूज़ जो है वो हो पाए। एंड जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो इट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये इन शॉर्ट आप इजीली समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर इस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मशीन। जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनके बीच में आप एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि सब कुछ आप ऑर्डरली मैनर में रख रहे हैं। यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे भी एक डेफिनेशन दी गई है। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज the process that initiate implementation of plans by clarifying jobs and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired result या फिर goals। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हैं, यानी जॉब्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं उनकी वर्किंग रिलेशनशिप क्या है, कौन किसका बॉस है। तो अगेन आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग। अगर बात करी जाए ऑर्गेनाइजिंग की स्टेप्स में, यानी कि उनकी जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग की उसकी जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क जो है सबसे पहली स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में। यहाँ पर आप करते क्या हैं, टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग विद द previously determined plans. The work is divided into manageable activity so that duplication can be avoided and burden of work can be shared amongst the employees. तो होता क्या है, टोटल वर्क को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि एक तो डुप्लीकेशन ना हो, यानी ऐसा ना हो कि रिपीटेडली एक काम हो जाए, और या फिर आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि जो बर्डन है वर्क का उसको भी क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज़ अगर उसको शेयर करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, सपोज़ अगर आपको एक वर्क परफॉर्म करना है, मान लेते हैं एक एक्स है, ये वर्क आपको परफॉर्म करना है, तो इसको क्या किया जाता है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर किसी को उस वर्क का एक स्मॉलर पार्ट जो है दे दिया जाता है कि दैट इट इज़ योर ड्यूटी दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो उस पार्टी में क्या क्या होगा, डेकोरेशन होगा, साथ ही साथ वहाँ पे जो भी फूड आइटम्स आप प्रोवाइड करेंगे लोगों को, जो भी आपके गेस्ट आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, लोगों को इस वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि भाई एक का काम है कि वो गेस्ट को वेलकम कर रहा है, दूसरे का काम है कि वो ये इंश्योर करेगा कि प्रॉपर टाइम पे फूड जो है वहाँ पहुँच जाए, अवेलेबल हो, साथ ही साथ रेडी, मतलब जो भी एक्सपायर्ड हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क है और आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वर्क को। देन ऐसे ही आता है नेक्स्ट स्टेप में डिपार्टमेंटलाइजेशन। भाई आपने वर्क को डिवाइड कर दिया स्मॉलर एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में, उसके बाद क्या आता है, ग्रुप करी जाती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जिनका सिमिलर नेचर होता है, ठीक है। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ये ध्यान रहे, डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि आप क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हो। डिपार्टमेंट्स किस बेसिस पे होता है, उनके फंक्शंस के बेसिस पे, या आप कह सकते हैं जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, मार्केट से रिलेटेड होता है कि गुड्स को कैसे, गुड्स की पब्लिसिटी करनी है, कैसे उनको मार्केट करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, इससे स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो आप जब ग्रुप कर रहे हैं वर्क को डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड नेचर, तो उसे क्या कहा जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेवरल क्राइटेरिया एज अ bases. Example of some of the most popularly used bases are territory, north, south, west, etc. and product, appliances, clothes, cosmetic, etc. तो ये इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि जिसके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो कई बार टेरिटरी के बेसिस पे होते हैं कि सदर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया, ठीक है। और कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे होते हैं, यहाँ पे अप्लाइंसेस हो सकते हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं। देन थर्ड स्टेप आपकी आती है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में यहाँ पर क्या होता है, इट इज़
necessary to define the work of different job positions and accordingly allocate work to various employees। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, वर्क को एलोकेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं उनके वर्क के बारे में कि उनकी जॉब पोजीशन पे रहते हुए उन्हें कौन कौन से जो वर्क हैं वो परफॉर्म करने हैं। वंस डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, ईच ऑफ दैम इज़ प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक इंचार्ज बनाया जाता है जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है उस डिपार्टमेंट को, आप कह सकते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ठीक है। सो होगा क्या, आप उनको ड्यूटीज़ जो है वो देते हैं कि दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिपार्टमेंट एंड दिस इज़ योर ड्यूटी। इट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस दैट अ प्रॉपर मैच इज़ मेड बिटवीन द नेचर ऑफ द जॉब एंड द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अगर आप इफेक्टिव परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि नेचर ऑफ जॉब और एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मैच करती है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी ऐसे पर्सन को कोई जॉब दे दी है जो कि उसके लिए फिट नहीं है, so obviously he or she will not be able to perform that job effectively. The work must be assigned to those who are best fitted to perform it well. तो हमेशा काम उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो कि उसको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो अगेन, वर्क को एलोकेट करना काफ़ी नहीं है, हर एक इंडिविजुअल जो होता है, ठीक है, उसको पता भी होना चाहिए कि उसको किससे ऑर्डर लेने हैं और किससे नहीं लेने हैं, और साथ ही साथ वो किसको अकाउंटेबल होगा, यानी किसको उसे रिपोर्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में आती हैं। सभी को पता होगा, हमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन फॉर बीइंग एट अ पोजीशन। किसी पोजीशन में रहते हुए कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ ऑब्लिगेशन है जो आपको परफॉर्म करने हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अथॉरिटी का मतलब उस पोजीशन से के अकॉर्डिंगली आपको जो भी पावर्स मिली है डिसीजन मेकिंग की, वो। अब अगर आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर कर देते हैं तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हो पाएगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब अमंग्स द वर्कफोर्स। तो इससे क्या होता है, वर्कलोड जो होता है वो तो रिड्यूस हो जाता है पहली चीज़ ये, क्योंकि आपने सिस्टमैटिकली क्या कर दिया, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एंड इट इन्हेंसेस द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिफिक वर्कर्स जो है उस वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, और रिपीटेडली जब आप रेगुलरली उस काम को करते हैं तो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये काम इस टाइप से होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंस इसकी कहती है कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग जो होती है उससे क्या होता है कि वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती हैं, क्लैरिफाई कर दिया जाता है कौन किसका बॉस है क्या, तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन भी जो होता है वो क्या होता है, जल्दी होता है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग हियरarchical ऑर्डर, देयर बाय एनेबलिंग द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द इंडिविजुअल। तो कितनी पावर उसको मिली है उस पोजीशन पे रहते हुए, क्या डिसीजंस वो ले सकता है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर उसको क्लियर होती हैं, तो इससे कन्फ्यूजन्स नहीं होते। देन थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूजेज ऑफ मटेरियल, financial and human resources. The proper assignment of jobs avoid overlapping of work and also makes possible the best use of resources. तो इससे एक चीज़ और होती है कि भाई आपने जब ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दी होती हैं जॉब्स, तो रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। अगेन डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, तो वेस्टेज भी क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। देन फोर्थ पॉइंट आता है एडेप्टेशन और एडेप्टेशन टू चेंजेस या चेंज। ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस होती है वो बिजनेस इंटरप्राइज को इनेबल करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना या एकोमोडेट करना according to the business environment. It allows the organization structure to be suitably modified and the revision of interrelationship amongst the managerial levels to pave the way for smooth transition. तो यहाँ पे क्या होता है, इससे एक फ़ायदा मिलता है ऑर्गेनाइजिंग से कि ईजिली आप जो भी ट्रांजिशन चाहते हैं, जो भी चेंजेस चाहते हैं, वो ईजिली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मच नीडेड स्टेबिलिटी to the enterprise as it can then continue to survive and grow in spite of changes. तो यहाँ पे क्या होता है, कितने भी चेंजेस हों, कुछ भी हो रहा हो, बट ऑर्गेनाइजिंग अगर प्रॉपरली करी गई है तो वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलेगी, वो ग्रो करेगी। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़. This helps to avoid confusion, duplication, clarity in work relationship enables proper execution of work. Management of an enterprise thereby becomes easy and this brings effectiveness in the administration. तो ये सिंपल सा फंडा है कि जब आपने क्लैरिफाई कर रखी है हर किसी की जॉब, आपने ऑलरेडी लोगों को बता रखा है कि उनको करना क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्क एग्जीक्यूट करना भी ईजी होगा, काम करना और करवाना भी ईजी होगा। सो ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस जो है वो क्रिएट यहाँ पर होगी मैनेजमेंट में, या आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में।
देन 6 पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजिंग जो होती है इट लीड्स टू क्रिएटिविटी। यहाँ पे होता है ये कि भाई मैनेजर जो होते हैं दे विल बी थिंकिंग क्रिएटिवली अबाउट डूइंग द वर्क। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, आप डेलीगेशन जब करेंगे यानी मैनेजर्स क्या करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अपना जो वर्कलोड है उसको जब वो शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स जो होंगे उनमें भी कॉन्फिडेंट क्रिएट होगा, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा उनके अंदर। The reduction in the workload by delegation is not just necessary because of limited capacity of an individual, but also allows manager to develop new methods and ways of performing tasks। तो भाई यहाँ पे कहता है कि ऐसा नहीं कि डेलीगेशन करने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि लिमिटेड कैपेसिटी होती है एक इंडिविजुअल की और इसलिए उसको अपना वर्कलोड जो है शेयर करना चाहिए, बल्कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैनेजर्स होंगे वो नए नए मैथड्स ढूंढेंगे किसी भी काम को करने के लिए। इट गिव्स दैम टाइम टू एक्सप्लोर एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट, देयर स्ट्रेंथनिंग द कंपनीज कम्पिटिटिव पोजीशन। तो इससे होता क्या है, एक तो ये फ़ायदा मिलेगा कि भाई आप अब जो मैनेजर है वो क्या करेगा, अपना वर्कलोड शेयर करेगा तो उसके पास ज़्यादा टाइम होगा, वो और चीज़ों पर भी फोकस कर सकता है जो एरिया ऑफ ग्रोथ है उस पर। डेलीगेशन ऑल्सो डेवलप्स इन द सबऑर्डिनेट द एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद चैलेंजेस एंड हेल्प देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। तो इससे फ़ायदा ये भी मिलता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाता है कि उनके अंदर एक एबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है जिससे कि वो जो भी सिचुएशंस हैं लाइफ की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसको भी फेस कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी वो अपनी पोटेंशियल को भी रियलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, बिजनेस एंटरप्राइज नई जॉब पोजीशन ऐड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है, नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकता है, और इवन नए जोग्राफिकल एरियाज़ या टेरिटोरीज़ को भी वो क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है या करंट एरिया में ऐड कर सकता है जो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन। आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो अब इंडिया में आ रही हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग ओनली। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स ब्रिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos, रिमूव्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल, ओवरवर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग एंड क्रिएट्स एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर टीम वर्क। तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन है जिसको कि आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और सेम यहाँ से भी कुछ लाइंस पिक करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी इंपॉर्टेंस है, कौन सी फीचर बता रही है। तो अगेन ध्यान रहे कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का ये पार्ट है। देन बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। अब अगर हम डिफ़ाइन करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, मतलब ये लाइंस ऑब्वियसली ऐसा पिक हो सकती हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप देख सकते हैं। बट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप एक सिंपल डेफिनेशन ये रख सकते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइन एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। जो भी ऑपरेटिंग टास्क है, जो भी मैनेजरियल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रहते हुए मैनेजर्स डिसीजंस लेते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इट स्पेसिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, लोगों की जो रिलेशनशिप है, ठीक है, बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। इट अलाउज को रिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड दिस इनेबल्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। तो इससे एक फ़ायदा मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को कि को रिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और उससे बिजनेस जो होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाता है। एक दूसरी डेफिनेशन भी है जो ये कहती है कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। तो ये डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर। तो ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया था पहले भी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर। एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। और यही चीज़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है स्ट्रक्चर में उसको डिसाइड करती है। तो अगेन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको ये रीज़न असर्शन में भी दिया हो सकता है। A proper organization structure is essential to ensure smooth flow of communication and better control over the operation of the business enterprise। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलेगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से जब भी क्वेश्चन आए हैं पहले भी, तो ज़्यादातर वो केस स्टडी के फॉर्म में ही आए हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो टाइप हैं उसमें सबसे पहले है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे साफ लिखा है कि ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर द फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट्स
फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में टोटल वर्क यानी कि जो जिस टाइप का वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे जब आप ग्रुपिंग करते हैं जॉब्स के बेसिस पे, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके अंडर में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फिर मार्केटिंग है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेजिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं दे विल बी रिपोर्टिंग टू देयर कोऑर्डिनेटिंग हेड, वो अपने कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जब ग्रुपिंग होती है तो इट ऑलवेज कीप्स इन माइंड द फंक्शन एंड जॉब विच इज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब है तो उनको ग्रुप कर दिया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स रिलेटेड जॉब है तो उसे सेल्स डिपार्टमेंट में ग्रुप कर दिया जाएगा, परचेज से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसे परचेज में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सेल्स एंड मार्केटिंग एक ही चीज़ होगी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उस टाइप की जॉब को यहाँ पे ग्रुप कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहली चीज़ आती है ये कि भाई ऑब्वियसली फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो इट विल लीड टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि पूरा का पूरा जो एम्फेसिस है वो स्पेसिफिक फंक्शन पे डाला गया है। इट प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एज एम्प्लॉयज़ परफॉर्म सिमिलर टास्क विद इन डिपार्टमेंट एंड आर एबल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो भाई अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है कंटिन्यूसली मार्केटिंग के बारे में ही वो काम कर रहा है, उसी के बारे में वर्क कर रहा है, उसी के बारे में दिन रात सोच रहा है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर या वहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनमें क्या होगा, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन टास्क विच आर बीइंग परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव होता है क्योंकि आप सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं एक डिपार्टमेंट में, तो इसलिए सुपरविजन एंड कंट्रोल जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो अगेन सेम चीज़ है कि यहाँ पर क्या होता है, मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी जो है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। देन इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इट लोअर्स द कॉस्ट। तो ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट होती हैं, डुप्लीकेशन कम होता है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ई पॉइंट कहता है, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ईजियर एज द फोकस इज़ ओनली ऑन द लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो अपने डिपार्टमेंट के अंडर, तो वहाँ पर आपकी लिमिटेड स्किल्स पे ही ध्यान दिया जाएगा, उन पे वर्क किया जाएगा। तो अगेन क्या होगा कि ट्रेनिंग जो है वो ईजी हो जाएगी। देन एफ पॉइंट कहता है, इट इंश्योर्स डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, और ये इसको भी इंश्योर करता है कि बाकी जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको भी इक्वल अटेंशन जो है वो मिले। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में आता है आपका कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, एम्फेसिस ओवरऑल एंटरप्राइज पे तो कम रखता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आप एक ही चीज़ को रिपीटेडली कर रहे हो। सो इससे क्या होता है कि ओवर एम्फेसाइज हो जाते हैं फंक्शंस। Pursuing departmental interest at the cost of organizational interest can also hinder the interaction between two or more departments। तो कई बार क्या होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट को अच्छा वो करने के लिए, आपका डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करे, आप कहीं ना कहीं पे क्या करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट मे लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स। कई बार क्या होता है यहाँ प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कोऑर्डिनेशन की, बिकॉज इन्फॉर्मेशन जब आप एक्सचेंज कर रहे हो तो फंक्शनली जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, दे आर परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शन एज फ्रॉम योर्स। तो आपका डिपार्टमेंट कुछ और कर रहा है, वहाँ दूसरा डिपार्टमेंट कुछ और कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका सी कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल। तो अगर 2 और मोर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अगर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, अगर वो आपके डिपार्टमेंट के साथ मैच नहीं करते तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्योस डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। देन आता है आपका पॉइंट डी, इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल एंड नॉलेज बेस में डेवलप अ नैरो प्रोस्पेक्टिव एंड दस हैव डिफ़िकल्टी इन अप्रिशिएटिंग बाय अदर पॉइंट ऑफ व्यू। तो होता क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आप एक डिपार्टमेंट का पार्ट हैं, उस डिपार्टमेंट में आप एक टाइप का फंक्शन कर रहे हैं, सो उससे कई बार क्या होता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है लोगों की मतलब लोगों के अंदर। बिकॉज क्या होता है, कई बार आप दूसरों की जो भी नॉलेज या दूसरों का जो भी आप कह सकते हैं सजेशन होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। फंक्शनल हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरिया। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और आती है कि जो फंक्शनल हेड्स होते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, वो रिपीटेडली क्या करते हैं, एक ही वर्क को कर रहे होते हैं, तो हायर पोजीशन के लिए वो प्रेफर नहीं किए जा सकते। सूटेबिलिटी की अगर बात करें
तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सूट करता है जहाँ पे साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज और डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ वहाँ परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ नीडेड। फॉर एग्जांपल एविएशन इंडस्ट्री, तो वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, वहाँ पर ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये सूट करता है। नेक्स्ट है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। तो जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है साइज़ में और साथ ही साथ वो एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड होती हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से वो एक डिपार्टमेंट के अंडर होती हैं, ठीक है। एंड आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कंपनी कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, गारमेंट्स भी बनाती है, फुटवेयर भी बनाती है एंड स्किन केयर की चीज़ें भी बनाती है। सो यहाँ पे हर एक जो आपका ये प्रोडक्ट है इसके लिए क्या होगा, सेपरेट डिपार्टमेंट्स होंगे, ह्यूमन रिसोर्स अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग होगा, परचेजिंग अलग होगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो सूट करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे चीज़ जो पहली है वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, हर एक डिविजनल हेड अपने प्रोडक्ट, अपने जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहा है उसमें स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, दिस प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजिशंस। दिस इज़ बिकॉज ही गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल दी फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको उसके बारे में पूरी नॉलेज होती है, तो हायर पोजिशंस के लिए रेडी होता है। डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड एंड असाइन टू देम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिविजनल हेड्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं प्रॉफिट के लिए और रेवेन्यूज़ के लिए, साथ ही साथ कॉस्ट भी जो होती है रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये एक डिविजनल स्ट्रक्चर है इसीलिए। साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी यहाँ मेजर किया जा सकता है और अगर कोई डिवीज़न पुअर परफॉर्म कर रही है तो अकॉर्डिंगली रेमेडियल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, ठीक। तो ये आपका पॉइंट बी है। पॉइंट सी की अगर हम बात करें, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन फंक्शंस एज एन ऑटोनॉमस यूनिट विच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे हर एक जो डिवीजन होती है वो क्या होती है, ऑटोनॉमस होती है। मार्केटिंग से रिलेटेड, मतलब अगर कॉस्मेटिक की बात करें तो कॉस्मेटिक के सारे डिवीजन ऑटोनॉमस होंगे। अगर गारमेंट्स की बात करें उससे रिलेटेड जितने भी होंगे वो ऑटोनॉमस होंगे, तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो फास्टर होती है। It facilitates expansion and growth as new division can be added without interrupting the existing operations by adding another divisional head and staff for the new product line। तो मान लेते हैं कि अगर ये इसमें है और ये यहीं से चाहते हैं कि ये टेलीकॉम सेक्टर में या फिर इंटरनेट में एंटर करना चाहते हैं तो यहीं पे ये चीज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये टेलीविज़न सेक्टर या जो भी है टेलीकम्युनिकेशन उसको ऐड कर देंगे, तो अगेन ये सारी चीज़ें नई तरीके से फिर क्रिएट हो जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग तो उसमें नहीं होगा, इक्विपमेंट परचेज करना उससे रिलेटेड होगा, या जो भी है वो यहाँ पे ऐड इजीली किया जा सकता है। डिसएडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट में राइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड फर्दर पर्टिकुलर डिवीजन विल सीक मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। तो यहाँ पे क्योस डेवलप हो सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर डिवीजन को ज़्यादा पैसे क्यों दिए गए, हमें क्यों नहीं दिया गया, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इस बेसिस पे। एंड पॉइंट बी कहता है इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अक्रॉस प्रोडक्ट्स प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शंस इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर। तो अगर एक कंपनी है वो सेम टाइप का वर्क करने वाली है कुछ डिपार्टमेंट्स में, तो अगर आपने उन सबको फंड एलोकेट करें, उन सबके लिए वही फैसिलिटीज़ रखी हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन होगा और कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिवीजन इन कोर्स ऑफ टाइम। सच अ मैनेजर may gain power and in a bid to assert his independence may ignore organizational interest। तो होता क्या है कि सारे के सारे डिवीजन हेड, जो डिविजनल हेड्स हैं उनको अपने पावर दी हुई है। सो ऐसी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि वो अपने डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट या अपने इंटरेस्ट के लिए जो है बाकी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचने लग जाए। यहाँ पे अगेन एक कंपैरेटिव व्यू दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वही चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करी वो यहाँ एक समराइज फॉर्म में है। सूटेबिलिटी की अगर बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है ऐसे बिजनेसेस को जो कि लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, एंड बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, ग्रो करती है, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऐड करने होते हैं, उनको नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने होते हैं या फिर नए लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी ऐड करना होता है। इट विल डिसाइड टू अडॉप्ट डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे केस स्टडी से भी आ सकता है कि आपको कुछ दिया, तो आप ध्यान रखें कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी साइज़ में, ठीक है, उसको नए एम्प्लॉयज़ ऐड करने हैं, उसको नए डिविजन्स ऐड करने हैं, लेवल्स ऐड करने हैं,
तो दे विल फॉर श्योर गो फॉर डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेलीगेशन की, क्योंकि जो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके फ़िलहाल सिलेबस में नहीं है। डेलीगेशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर होता है कि आप डिफाइन कर सकते हैं डेलीगेशन को, इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. It is a prerequisite to the efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his time on high priority activities. It also satisfies the subordinates' need for recognition and provides them with the opportunity to develop and exercise initiative. तो बेसिकली होता क्या है, आप कह सकते हैं कि डेलीगेशन जो है डाउनवर्ड ट्रांसफ़र है अथॉरिटी का। पे एक सुपीरियर है, मान लेते हैं ए इस पोजीशन पे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो ए ने क्या किया, ए के पास जो भी ए को जो वर्क मिला था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसने बी के साथ शेयर करी, यानी बी को उसने काम जो है वो दे दिया थोड़ा सा कि दैट यू हैव टू डू दिस वर्क। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयरिंग हुई। इससे क्या होगा, ए फ्री हो जाएगा और वो अब अपने दूसरे वर्क पे फोकस कर सकता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बी का जो मतलब इंटरेस्ट होगा ऑफ रिकग्निशन, या कह सकते हैं जो वो चाहता है, डिज़ायर है कि उसको रिकग्नाइज़ किया जाए, वो रिकग्निशन की जो डिज़ायर है वो भी क्या होगी, फुलफिल होगी, बिकॉज यहाँ पे ए ने बी को वर्क दिया। डेलीगेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट हिज एक्टिविटी वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू। तो डेलीगेशन से एक फ़ायदा और होता है कि भाई जो मैनेजर है उसका एरिया जो है एक्सटेंड हो जाता है वर्किंग का, बिकॉज अपने आप में तो आप लिमिटेड काम ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं तो जो आपका एरिया है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज नाउ यू कैन डू मच मोर वर्क। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका डेलीगेशन का। अब डेलीगेशन के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि आपका आता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले आती है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर आपकी जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। तो जो कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी का, ये स्केलर चेन के थ्रू होता है। अथॉरिटी ऑल्सो रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजंस इनहेरेंट इन द मैनेजरियल पोजीशन, यानी मैनेजरियल पोजीशन पर रहते हुए आपको जो पावर्स मिली हैं डिसीजन लेने की वो, और लोगों को ये बताना कि उनको क्या करना और उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो उस काम को करें। जो आपका सेकंड एलिमेंट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, जो कि एक सबऑर्डिनेट को परफॉर्म करना है, जो भी उसको ड्यूटीज़ मिली हैं उनको, उनसे रिलेटेड एट बीइंग अ पोजीशन, जो भी आपकी पोजीशन है, जिस पोजीशन पे आपको रखा गया है वहाँ पे जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हमेशा अपवर्ड फ्लो करती हैं, बिकॉज सबऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है टू हिज सुपीरियर। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन आंसरेबल होगा किसको। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी है, अथॉरिटी भी आपको दी होगी उस पोजीशन के लिए, बट अगेन अकाउंटेबल आप होंगे। अकाउंटेबिलिटी जो होती है इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लेते हैं ए है, ए ने काम बी को डेलीगेट किया, ठीक है, डेलीगेशन हुआ, तो यहाँ पे बी ने सी को काम डेलीगेट किया। अब मान लेते हैं सी ये काम नहीं करता है, सी ने इस काम को नहीं किया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग? ऑब्वियसली जब ए बी से बोलेगा तो बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था कि सी से काम पूरा करवाए। यहाँ पे बी ए को ये नहीं कह सकता कि सी ने काम नहीं किया एंड ही इज़ नॉट अकाउंटेबल। अकाउंटेबल यहाँ पे ये होगा। सिमिलरली ए को जिसने वर्क दिया होगा उसके लिए ए अकाउंटेबल होगा इवन इफ बी इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर वर्क। यहाँ पे कुछ लाइंस भी दी हुई हैं जैसा आप देख सकते हैं। इन कंक्लूजन इट कैन बी स्टेटेड दैट वाइल अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अज्यूम्ड, अकाउंटेबिलिटी इज़ इम्पोज। तो अथॉरिटी जो होती है वो डेलीगेट की जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम होती है और अकाउंटेबिलिटी इम्पोज की जाती है। यहाँ इन लाइन्स से भी आपको क्वेश्चन हो सकता है कि देखने को मिल जाए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस की, डेलीगेशन की। सबसे पहले आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली जब आप एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करेंगे उनके एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव होगी। एफिशिएंसी इम्प्रूव होने से मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या था, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। मोटिवेशन भी एम्प्लॉयज़ को मिलता है डेलीगेशन के थ्रू, बिकॉज व्हेन यू गिव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ एम्प्लॉय इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग इन हिम और हर दैट दे आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके ऊपर इतना ट्रस्ट किया जा रहा है इसलिए उनको एक काम दिया गया है, दे रियलाइज देयर पोटेंशियल। सो
इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं काफ़ी मोटिवेट भी होते हैं और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होती है एंड वर्क। उसके अलावा इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। तो डेलीगेशन जो होता है वो एक्सपेंशन जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ डेलीगेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, फ्यूचर रेडी कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। दे कैन टेक अप द हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है काम करने का। देन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन जो होता है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के थ्रू होता है। तो इट एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विच आर द बेसिस ऑफ हियरार्की ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ द डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी विच डिटरमाइंस हु हैज़ टू रिपोर्ट टू होम। तो ऑब्वियसली ये हियरार्कियल लेवल ही डिसाइड करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा या किसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, बेटर कोऑर्डिनेशन। द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन नेमली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स टू डिफाइन द पावर, ड्यूटीज, आंसरेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन पोजीशंस में किसी भी जॉब पोजीशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ से ओवरलैपिंग नहीं होती, ड्यूटीज़ की डुप्लीकेशन नहीं होता, तो क्लियर पिक्चर जो है वर्क की मिलती है। इससे क्लियर कट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है और बेटर कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो फ्यू हैंड्स में होती है, आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड होती है एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो सारे के सारे डिसीजंस ले रही है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है या सेंट्रलाइजेशन आप कह सकते हैं। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम आपने क्या करें, डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है डिपेंडिंग अपॉन देयर जॉब पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि डेलीगेशन का एक जो बड़े लेवल पे आप कह सकते हैं यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ये सारे के सारे लोग एक जॉब पोजीशन में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये सुपीरियर है, ये इसका सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट इसका, ये इसका। जब ए ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी बी के साथ, डिसीजन मेकिंग पावर शेयर करी, तो जब आप अल्टीमेट सबऑर्डिनेट के साथ कर रहे होते हैं हमने जस्ट नेक्स्ट के साथ, तो दिस इज़ कॉल्ड डेलीगेशन। लेकिन अगर टॉप लेवल इन सबको पावर्स दे दे तो दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एज इट ग्रोज इन साइज एंड complexity, there is tendency to move towards decentralized decision making. This is because in large organization, those employees who are directly and closely involved with the certain operation tends to have more knowledge about them than the top management, which may only be indirectly associated with the individual operation. इन लाइन से भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देन अगर डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंस की बात करी गई है डिसेंट्रलाइजेशन की। और पहली इंपॉर्टेंस ये कहती है इसकी कि डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है, तो कॉन्फिडेंस भी आता है एम्प्लॉयज़ के बीच में यानी सबऑर्डिनेट्स में। दिस इज़ बिकॉज व्हेन लोअर मैनेजरियल लेवल्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजंस, दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट। तो जब आप पावर दे रहे हो डिसीजंस लेने की लोअर लेवल पे, तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर एक जजमेंट डेवलप होता है कि उनके खुद के मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बिकॉज अपने डिसीजंस पे उनको खुद को जज करना होता है। इट ऑल्सो कीप्स दैम इन अ स्टेट वेयर एन दे आर कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड एंड हैव टू डेवलप सॉल्यूशन फॉर द वेरियस प्रॉब्लम्स। उनको खुद प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने होते हैं, तो कंटिन्यूसली उनके सामने चैलेंजेस आ रहे होते हैं, उसको फेस कर रहे होते हैं, तो अकॉर्डिंगली दे मेक देयर ओन पॉलिसीज़। तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर इनिशिएटिव डेवलप होता है। एंड इनिशिएटिव सभी को पता होगा कि टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद कॉन्फिडेंस। देन डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। ऑब्वियसली जब आप डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में चल रहे हैं, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट उनको आपने क्या किया है, पावर दी है डिसीजन मेकिंग की, तो उससे क्या होता है एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो। और एक्सपीरियंस के बेसिस पे फ्यूचर में जब कोई हायर पोजीशन होगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको ईजिली वो क्या कर सकते हैं, हैंडल कर पाएंगे। देन क्विक डिसीजन मेकिंग। जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक लेवल जो होगा, हर एक डिपार्टमेंट जो होगा, इट इज़ फ्री, इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन जब आप फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, फास्टर होगा। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, डिसीजन स्लो हो जाते हैं, क्योंकि सारा डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल लेता है। तो जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो भी स्लो होता है, बिकॉज उसको एक बहुत सारे लेवल के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स भी टाइम लेगा ऑब्वियसली। तो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग रिड्यूस हो जाती है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी क्या होती है, फास्ट होती है। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट।
डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में एक फ़ायदा और होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो फ्री होता है। फ्री इन द सेंस कि उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना होता, बिकॉज हर एक लेवल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। देखिए पॉइंट कहता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ, तो ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेटर ऑटोनॉमी होती है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास भी। सो ऐसे में चांसेस जो होते हैं ग्रोथ के वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बेटर कंट्रोल की बात करी जाए तो जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन जो होता है हर एक लेवल पे होता है। इसीलिए हर एक इंडिविजुअली जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं उनके खुद के रिजल्ट के लिए। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ईजिली भी अचीव हो जाते हैं। सो हर एक लेवल पे फीडबैक भी मिल रहा होता है, तो मतलब यहाँ पे बहुत हद तक आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पे एंड होता है। सो आई होप इस वीडियो में आपको जो पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं एंड मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।